इस पर्टिकुलर वीडियो में विद इन 10 मिनट्स हम सतत विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में और सारे ज़रूरी फैक्ट के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर एक बोलचाल की भाषा में, सरल भाषा में आपको बताऊंगा। टेक्स्ट आपको फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसी रिपोर्ट से लिए गए स्क्रीनशॉट है। इसका पीडीएफ भी मैं यहाँ पर इनक्लोज कर दे रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो पूरा देखिएगा, फिर बाद में आपको बार बार सतत विकास से कोई कन्फ्यूज़न होगी नहीं। ये जो भी यहाँ पर फैक्ट्स दिखाए गए हैं, ये आगे आने वाली लिस्टिंग कंपाइलेशन में शामिल किए जाएंगे। एनवायरनमेंट की कंपाइलेशन में सारे फैक्ट हम शामिल कर देंगे। इस वजह से नोट करने की ज़रूरत नहीं, मेरी बातों को ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करिएगा, जिससे सतत विकास के टॉपिक में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न कभी भी ना रहे। सबसे पहले हम डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पर फोकस करेंगे। इसमें फैक्चुअल पार्ट को अभी के लिए छोड़ दीजिएगा, मैं सारे फैक्ट आपको कवर कराऊंगा। जो बुक में नहीं दिए गए हैं वो सब भी यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले जो ब्रुटलैंड रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी थी वो क्या थी, ब्रुटलैंड रिपोर्ट क्या है, कब आई थी, उसको बाद में समझेंगे। पहले डेफिनेशन पर फोकस करिए। इस डेफिनेशन में शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द एक एक ध्यान से पढ़ेंगे। ब्रुटलैंड रिपोर्ट ने लिखा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। दो कंसेप्ट पर आधारित है इनके हिसाब से। बेसिक आइडिया क्या है, अवधारणा क्या है कि इस तरीके से हमको अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। ध्यान रखिए, यहाँ पर नीड को लिखा गया है, यहाँ पर वांट को नहीं लिखा गया है, लग्जरीज को नहीं लिखा गया है। यहाँ पर सिर्फ लिखा गया है नीड के बारे में कि ह्यूमन बींग्स को कितने संसाधन यूज़ करने चाहिए या फिर नेचर का किस प्रकार दोहन करना चाहिए कि उनकी ज़रूरतें पूरी हों। ठीक है, इच्छा वर्ड यहाँ पे नहीं यूज़ किया गया है। और ऐसे अपनी ज़रूरतों को पूरी करना है कि हम किसी भी तरीके से नेचर को या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को इतना एक्सप्लॉइट ना कर दें कि फ्यूचर जनरेशन्स, आगे आने वाली पीढ़ी, इसको यूज़ करके यानी संसाधनों का प्रयोग करके अपनी ज़रूरतों को पूरा ना कर पाने योग्य ना हो जाएं। ऐसा यूज़ हम ना करें। को अभी ये दो इन्होंने दिए थे पोस्टुलेट्स, ये कि कंसेप्ट ऑफ नीड, यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ नीड पे फोकस किया गया है। पर्टिकुलरली हम उन एसेंशियल नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इस संसार के सबसे गरीब व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए ज़रूरी है। हम उन नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि नीड में आप डाल दीजिए कि हमको अपने घर में 22 एसी चाहिए, ये नीड नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड पुअर यानी कि विश्व के सबसे गरीब व्यक्ति को सस्टेन करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए जिन बेसिक बुनियादी संसाधनों की आवश्यकता है, उसको नीड यहाँ पे कहेंगे इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में। और आइडिया ये है कि हमको अपनी नीड को इस तरीके से लिमिट करना है कि आगे आने वाली जो जनरेशन्स है उसकी भी नीड पूरी होती रहे। ठीक है, प्रेजेंट जनरेशन की भी नीड भी पूरी होती रहे और आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी नीड भी पूरी होती रहे, संसाधन उनके लिए कम ना पड़ जाएं। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे, नीड को लिमिट करना है और इस तरीके से प्रेजेंट में संसाधनों को यूज़ करना है कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसी तरीके से संसाधनों का उपयोग कर पाए जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डेफिनेशन में थोड़ा सा ट्वीक किया था यूरोपियन यूनियन ने। इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स यहाँ पर और शामिल किए थे। यहाँ पर जिम्मेदारी वाली बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये जो है एक अवधारणा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी होगी। प्रेजेंट जनरेशन की जिम्मेदारी होगी कि अपने वहाँ पर अपने गवर्नेंस में डेमोक्रेसी, जेंडर इक्वलिटी, सॉलिडारिटी, रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल को लागू करें और इस तरीके से कि फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सब मेंटेन हो। और इस तरीके से हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को ऐसा इम्प्रूव करेंगे अपने पृथ्वी पर जिससे फ्यूचर जनरेशन्स को भी इस तरीके से अपनी नीड को पूरी करने में दिक्कत ना पड़े। ठीक है, इसमें कहा गया था कि एक डायनामिक इकोनॉमी का हमको सर्जन करना है जिसमें एम्प्लॉयमेंट हो, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन हो, हेल्थ प्रोटेक्शन हो, ठीक है, सोशल और टेरिटोरियल कोहेशन हो, ये सब भी शामिल किया गया। बेसिक ब्रुटलैंड ने कहा था कि ब्रुटलैंड रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था इस तरीके से हमको अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है कि आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ी को अपनी ज़रूरत पूरी करने में दिक्कत ना हो। दो क्वेश्चन इस साल 14 मई 2023 को हुए यूपीपीएससी प्रीलिम्स में इसी डेफिनेशन से पूछे थे। संसाधनों का उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही था सेट सी में। फिर प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, इस प्रकार का विकास क्या कहलाएगा। तो ऑब्वियसली ये भी सतत विकास कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 2018 में एक सवाल आया था, 2018 में एक प्रश्न आया था, ये 2018 का प्रीलिम्स वाला प्रश्न है जो अक्टूबर में हुआ था। 2018 में वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत करना कौन सी अवधारणा की परिभाषा है। तो ये अवधारणा है सतत विकास की या संपोषणीय विकास की या धारणीय विकास की या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। आंसर यहाँ पे सी होगा। एक क्वेश्चन आपका 2019 के प्रीलिम्स में भी आया था। 2019 के प्रीलिम्स में सवाल आया था स्टेटमेंट एजम्पशन का या स्टेटमेंट असर्शन का, स्टेटमेंट रीजन का, जो भी कह लें आप।
तो सतत विकास मानव समाज कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो ये बिल्कुल सही है, मानव कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। ये यूरोपियन यूनियन ने हाईलाइट भी किया कि यह नैतिक जिम्मेदारी है, मानव कल्याण के लिए सतत विकास की अवधारणा को अपनाना होगा जिम्मेदारी के साथ। कथन सही। कारण क्या दे रहे हैं? सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों यानी भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा करे। बिल्कुल एकदम सही बैठ रहा है कारण और कथन एकदम सही है, और कथन और कारण दोनों इंडिविजुअली भी सही हैं। सतत विकास मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मानव कल्याण कैसे होगा? जब हम इस तरीके से अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे कि भावी पीढ़ियां भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इतिहास समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है इतना ब्रॉड टर्म है, एकदम से नहीं आ गया था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मीटिंग की, यूएन ने मीटिंग की और एकदम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए। इसकी पीढ़ी बहुत लंबी है, मतलब इसकी कहानी बहुत लंबी है। वर्ल्ड वॉर के सेकेंड के बाद हमने देखा किस तरीके से मानव ने अपने अंधाधुंध कह सकते हैं जरूरतों को पूरा करने के लिए, मतलब अंधाधुंध इच्छाओं को पूरा करने के लिए किस तरीके से विश्व विनाश की एक तरीके से राह अपना ली थी। सबको सब कुछ चाहिए था और किसी नेचर के बारे में सोचा नहीं। 1960 के बाद हम देखते हैं जब लोगों ने महसूस किया कि वर्ल्ड वॉर 2 ने केवल लोगों की जान नहीं गंवाई थी, इसने संसाधनों पर कितना गहरा प्रभाव डाला था। चाहे पोल्यूशन देख लें, चाहे आप जो है कह सकते हैं जेनेटिक डिसीजेस देख लें जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उपजी थी, और कह सकते हैं किस तरीके से संसाधन बर्बाद किए गए थे। तो इसके बारे में लोगों ने लिखना शुरू किया। फिलोसफर्स ने लिखा थोड़ा सा, मतलब कह सकते हैं पोइटिक वे में, फिर रिसर्चर्स ने, साइंटिफिक लोगों ने, साइंस के फील्ड से आने वाले लोगों ने, एनवायरनमेंट रिसर्चर्स ने लिखना शुरू किया। तो इसमें रॉशल कार्सन की एक किताब है साइलेंट स्प्रिंग। इन्होंने कहा था कि किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और सोशल वेलबींग। पहले इन्वायरमेंट को कभी जब भी इकोनॉमी की बात होती थी या फिर जो डेवलपमेंट की बात होती थी या फिर जियोपॉलिटिक्स की बात होती थी, वहाँ पर एनवायरनमेंट को बहुत तरजीह नहीं दी जाती थी। ठीक है, लेकिन साइलेंट स्प्रिंग ये किताब ऐसी छपी थी, इसने मजबूर किया लोगों को ये सोचने में कि हमारे जो भी डिसीजंस होंगे या फिर बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े सुपर पावर्स के जो भी डेफिनेशन होंगे वो इन्वायरमेंट को भी प्रभावित करेंगे। तो रॉशल कार्सन की किताब आई थी साइलेंट स्प्रिंग। इन्होंने कुल मिलाकर यही फोकस किया था कि लोग सोचें कि इन्वायरमेंट भी कोई अवधारणा है और जो भी मानव के जो भी कदम होंगे इन्वायरमेंट को भी इक्वली प्रभावित करेंगे। रॉशल कार्सन की किताब के बारे में पूछा भी गया था 2020 के यूपीपीएससी पेपर में पूछा गया था। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसने विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति प्रदान की, इसके लेखक कौन है? रॉशल कार्सन है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद पॉल आलरिश ने किताब लिखी थी पॉपुलेशन बॉम्ब करके। ठीक है, पॉपुलेशन बॉम्ब। उन्होंने कहा कि किस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन आपस में संबंधित हैं और इन्वायरमेंट भी संबंधित है, यानी कि ह्यूमन अपनी पॉपुलेशन अनंत काल तक नहीं बढ़ा सकता है, नेचर के रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि आगे चलकर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा यूज कर लेगी जो भी अवेलेबल होगा। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ को आप अनिश्चित काल तक यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि आगे आने वाले भविष्य में हम पॉपुलेशन को अनिश्चित काल तक बढ़ाते चले जाएं और ये हम लोग एज्यूम करें कि संसाधन भी उतने ही अवेलेबल होंगे, ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन बॉम्ब में इन्होंने लिखा कि किस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन और एनवायरनमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। क्लब ऑफ रोम की स्थापना होती है 19, एक तरीके से ये स्टडी ग्रुप था। इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, एनवायरमेंटल, फूड कंजम्पशन, नेचुरल रिसोर्सेज का यूसेज आपस में कैसे लिंक्ड है, 5 तरीके के फैक्टर्स, उस पर ये ग्रुप आया था। फिर आप देखेंगे 1971 में रेने ड्यूबोस और बारबरा वार्ड की किताब आती है ओनली वन अर्थ। नाम से पता चल रहा है इन्होंने ये कहा था कि बायोस्फीयर को ह्यूमन एक्टिविटी कैसे प्रभावित करती है और कैसे ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेड है, हमारे पास एक ही पृथ्वी है, हम कई सारी पृथ्वियाँ अपनी जेब में लेके नहीं घूम रहे हैं कि उसको यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, ओनली वन अर्थ। फिर उसके बाद 1972 में बहुत इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है, इसके बारे में पूछा भी जा चुका है कई बार। 2019 के पीसीएस के पेपर में आया था कि जो लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट है तो 1972 की, इसको किसने पब्लिश किया था? क्लब ऑफ रोम ने पब्लिश किया था लिमिट टू ग्रोथ। लिमिट टू ग्रोथ बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, वैसे तो हम बताएंगे आपको कभी अगले वीडियो में, लेकिन लिमिट टू ग्रोथ में 5 तरीके की चीज़ों को एनालाइज किया गया था। इसमें जो है पॉपुलेशन शामिल है, इसमें रिसोर्स कंजम्पशन शामिल है, फूड प्रोडक्शन शामिल है, पॉल्यूशन शामिल है, ये सब आपस में कैसे संबंधित है इसके बारे में साइंटिस्ट ने बात की। और ये एक तरीके से आशा जताई थी कि
इन 5 चीज़ों को ह्यूमन जो है कैसे सस्टेन करे, कैसे यूज़ करे, कैसे मैनेज करे एक तरीके से 5 चीज़ों को, कि हमारा जो मतलब मानव जाति है वो निश्चित काल तक इस पृथ्वी पर रहती रहे, हमारा विनाश ना हो। ठीक है, एक होप था इस बुक में कि लिमिट टू ग्रोथ, यानी कि कहा था कि ग्रोथ की एक लिमिट है, हम हमेशा ग्रो नहीं कर सकते, हमारी पॉपुलेशन हमेशा ग्रो नहीं कर सकती है, हमें उसको लिमिट करना होगा। यही था लिमिट टू ग्रोथ। लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट जो आई थी उसमें लिमिट के बारे में कहा गया था कि हमको कुछ चीज़ों को लिमिट करना होगा। अगर हम अनलिमिटेड अपने जो मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन है या फिर ह्यूमन वेलबींग है या फिर मनुष्य की जो अवधारणा है, मनुष्य जाति को अगर अनिश्चित काल तक इस पृथ्वी पर रखना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को लिमिट करना होगा। वो चीज़ें उन्होंने बताई थी, जैसे पॉपुलेशन वगैरह, इस सबको लिमिट करने की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने कहा था कि अगर ह्यूमन इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा तो ह्यूमन अनिश्चित काल तक इस पृथ्वी पर रह सकता है। उन्होंने एक ग्लोबल इक्विलिब्रियम की बात की थी। ऐसे ही एडवर्ड गोल्डस्मिथ और रॉबर्ट एलन की ब्लूप्रिंट ऑफ सर्वाइवल किताब आई थी। इसमें कहा था कि किस तरीके से हमको अपने एक्शंस को कंट्रोल करना होगा जिससे हम जो है एक तरीके से अर्थ पर अनिश्चित काल तक सर्वाइव कर सकें। अच्छा, यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर एक स्वार्थी अप्रोच की बात चल रही थी कि किस तरीके से ह्यूमन जिंदा रह सके। ठीक है, ह्यूमन ने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए यहाँ पर बात की कि कैसे फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे। लेकिन बात की जो अवधारणा है ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उसमें यह है कि हम चाहे जितने भी अमीर हो चाहे जितने भी गरीब हों, हमको संसाधनों को ऐसे यूज़ करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स पे यूज़ कर सकें, और इसमें एक जिम्मेदारी की भावना है, स्वार्थ की नहीं। ठीक है, इसके बाद डेवलपमेंट 1980 में क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, और इस रिपोर्ट में एक सेक्शन था टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। वैसे अगर आपके एग्जाम में पूछें, वैसे अभी तक पूछा नहीं, लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो टर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले, ठीक है, अपने इनिशियल स्टेजेस में कब देखा गया था, तो 1972 में देखा गया था। ठीक है, 1972 में जो है सबसे पहले जो ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई थी स्टॉकहोम में, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई थी। बहुत एक्सप्लिसिटली इस टर्म पर फोकस नहीं किया गया था, लेकिन बात हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात हुई थी 1972 में। पॉलिसी के क्षेत्र में या फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर सबसे पहले इस शब्द को इंक्लूड किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, 1980 में। ठीक, फिर इसको और अच्छे तरीके से या फिर कैसे इसको हासिल करेंगे, क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, या फिर इसकी परिभाषा क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वही परिभाषा जो मैंने आपको बताई थी, ये पब्लिश हुई थी ब्रटलैंड रिपोर्ट में। ब्रटलैंड रिपोर्ट को पब्लिश किया था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने, और इस रिपोर्ट का एक अन्य नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। 2020 में जो पेपर हुआ था, इस पर एक और सवाल आया था इसके बारे में। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण संबंधित एक प्रतिवेदन या रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी। ये प्रतिवेदन कौन सा था, तो ये प्रतिवेदन था वर्ष 1987 में आया था, आवर कॉमन फ्यूचर, या फिर इसको ब्रटलैंड रिपोर्ट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ब्रटलैंड रिपोर्ट के बारे में एक और सवाल इस तरीके से आया था इनडायरेक्ट, जो मैंने आपको यहाँ पर टाइमलाइन डिस्कस करी अभी, इसके बारे में पूछा गया था। जैसे रियो अर्थ सबमिट कब हुई, ब्रटलैंड रिपोर्ट कब पब्लिश हुई, ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987, वही जिस रिपोर्ट को हम आवर कॉमन फ्यूचर कह रहे हैं, वही ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट है, उसका टाइटल है आवर कॉमन फ्यूचर, ये ध्यान रखिए। लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी कब पब्लिश हुई, 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा, और रियो अर्थ समिट 1992 में हुई थी, उसके बारे में अभी आपको बताया जा रहा है। 1987 महत्वपूर्ण साल था क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को भी अपनाया गया था, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर को यहाँ पर कम करने के लिए। 1992 में क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये होती है रियो डी जेनेरियो में, और इसी को रियो अर्थ समिट भी कहा जाता है। इसी एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पर जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसको रियो अर्थ समिट फर्स्ट कहा जाता है, फर्स्ट रियो अर्थ समिट 1992। इसमें क्या हुआ था कि इसमें एग्रीमेंट हुआ था एजेंडा 21 पर। एजेंडा 21 ये किससे एसोसिएटेड है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और नॉन बाइंडिंग फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर। 14 मई 2023 को जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था, उसमें एजेंडा 21 के बारे में पूछा था। रियो शिखर सम्मेलन 1992 किससे एसोसिएटेड है, तो आपको बता दिया जाए कि ओवरऑल ये संबंधित था सतत विकास से। जिन 3 चीज़ों के बारे में बात की गई थी, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और फ्रेमवर्क कन्वेंशन, क्लाइमेट चेंज, वो सब मिलाकर के क्या बना रहे थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा। इस वजह से एजेंडा 21 किससे एसोसिएटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, ऑप्शन नंबर सी। इसे 1992 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक कमीशन सेटअप किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, जिससे एजेंडा 21 का ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको वॉच किया जा सके।
उसके बाद में कुछ और चीज़ें होती हैं 1992 से लेकर 1997 एक महत्वपूर्ण था। 1997 एक महत्वपूर्ण साल था क्योंकि अर्थ समिट +5 हुई थी, जिसने रिव्यू किया था और रिन्यू किया था कमिटमेंट को इम्प्लीमेंटेशन टुवर्ड्स एजेंडा 21। 5 सालों में एजेंडा 21 ने क्या क्या अचीव किया और क्या क्या उसमें कह सकते हैं रिन्यू करने की ज़रूरत है, क्या क्या उसमें चेंज करने की ज़रूरत है, इस पर वार्ता हुई थी। वर्ष 2000 में एक मिलेनियम समिट हुई थी न्यूयॉर्क में, यूएन मिलेनियम डिक्लेरेशन इसमें अपनाया गया था। 2015 तक कुछ गोल्स यहाँ पे सेटअप किए गए थे जिनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहा गया था। ठीक है, ये इनमें मेजर था जैसे एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, रेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी और इक्वेबिलिटी मतलब इक्वलिटी ऑफ वीमेन। तो ये हो गया आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम समिट के बारे में जो बीच में ये चीज़ें आई थी। इसके बाद 2002 एक इंपॉर्टेंट साल है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था। ये अभी भी पूछा जा सकता है आपसे नेक्स्ट ईयर। ये कहाँ पर हुआ था? जोहानिसबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। और इसमें इंटरनेशनल कमिटमेंट जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के परस्यूट में, यानी कि 10 साल पहले 1992 में जो पहली रियो अर्थ समिट हुई थी, उसके बाद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने क्या प्रोग्रेस करी है उसको देखा गया और एक जोहानिसबर्ग प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अपनाया गया 2002 में कि आगे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगे जोहानिसबर्ग प्लान के हिसाब से वर्क करेगा। अगले 10 साल बाद 2012 में रियो +20 समिट हुई थी, जिसमें एक डॉक्यूमेंट निकाला गया था द फ्यूचर वी वांट। इसमें जो भी मेंबर स्टेट थे उन्होंने ये कहा कि जो भी प्रीवियस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स या फिर प्लान्स या टारगेट्स थे उनके प्रति स्टेट अभी भी कमिटेड है और इसको आगे बढ़ाएंगे, ये कहा गया। फाइनली वर्ष 2015 में सितंबर में एक ऐतिहासिक समिट हुई थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली समिट 2015 सितंबर में, और यहाँ पर 2030 एजेंडा को अपनाया गया। जो प्रेजेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17, ठीक है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तय किए गए जो हम याद करते हैं आज भी, और 2030 तक हमको याद करना है जब आप पेपर देते रहेंगे अगर तो। 169 टारगेट्स थे इसमें और एजेंडा था, ठीक है। 193 मेंबर स्टेट्स ने इसको अपनाया। तो जो प्रेजेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 15 हैं वो कब अस्तित्व में आए? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सितंबर 2015 में जो सबमिट हुई थी वहाँ से। अब ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक वाला वीडियो, और जब कंपाइलेशन आएगी उसमें ट्रिक की पीडीएफ भी लगा दी जाएगी, जो मतलब कोड है वो आपको एक बार वीडियो देख लेना चाहिए। 15 मिनट का वीडियो है, अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। एक बार उसको एग्जाम से 1 महीना पहले देखिएगा और एग्जाम से 1 दिन पहले, तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको लर्न हो जाएंगे। इस साल भी हमसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नंबर से सवाल पूछा था, और एक सवाल ये भी पूछा था उसमें कि क्या स्पेस रिसर्च उसमें शामिल है कि नहीं। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में स्पेस रिसर्च नहीं शामिल है। आई होप आपको पूरा आइडिया यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मिल चुका होगा।